कल तक हम लोगों ने बात की थी कि दंड न्यायालय की शक्तियां ये क्या है, विचारण के संबंध में, दंड देने के संबंध में, ये विचारण न्यायालयों की क्या ताकतें हैं, इस पर कल बात हुई थी। और हम फिर वही कहेंगे कि चीजों को एक क्रम में देखिए, और जब चीजों को एक क्रम में देखेंगे तो ज्यादा ठीक दिखाई देंगे। दंड न्यायालयों के प्रकार वो ये बता रहा है कि कितने टाइप के दंड न्यायालय होंगे, लेकिन जितने भी टाइप के दंड न्यायालय होंगे उनको स्थापित करने का प्राधिकार ये किसके पास होगा, और उनको स्थापित करने की प्रक्रिया ये क्या होगी, ये 8 से लेकर और 17 यहां तक बताया। और उसके बाद 18 और 19 और 20 ये उस अधिकारी को समर्पित है, यानी उस अधिकारी के नियुक्ति से संबंधित बात है जिसको दंड न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करना है। और चूंकि दंड न्यायालय के प्रकार में हमने देखा कि न्यायालय मजिस्ट्रेट के भी है और दंड न्यायालय उच्च न्यायालय भी है, अन्य विधियों के अंतर्गत गठित ये न्यायालय भी हैं, और सेशन न्यायालय ये भी हैं। तो सभी मामलों में अभियोजन का संचालन, इसे करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति, जिन्हें लोक अभियोजक इस नाम से जाना जाएगा, उनकी नियुक्ति किस तरह होगी वो 18, 19 और 20 में अभियोजन निदेशालय ये हमने देखा। और उसके बाद दंड न्यायालय की शक्तियां, इन पर बात होनी ही चाहिए और इन्हीं पर बात हुई। और कल भी हमने कहा कि न्यायालय की शक्ति 2 तरह देखी जाएगी, एक उसे किन मामलों के विचारण की अधिकारिता है, और दूसरा उसके दंड देने की शक्ति का विस्तार ये कितना है, वो कितना दंड दे सकता है और कितना, ठीक है, जुर्माना ये लगा सकता है। यद्यपि इसे अलग से कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, जुर्माना दंड का एक प्रकार है। और नई जो बीएनएस आई है उसमें सामुदायिक सेवा, ये एक नवीन प्रकार के दंड, ठीक है, इसको भी प्रावधानित ये किया है। ये पहले नहीं था, लेकिन अब भारतवर्ष में आपराधिक न्याय प्रशासन के क्षेत्रों में 1 जुलाई 2024 से कम्युनिटी सर्विस ये भी दंड के रूप में शामिल ये कर दी गई है। तो विचारण संबंधी अधिकारिता न्यायालयों की ये 21 और 22 और 23 ये दंड देने की अधिकारिता से संबंधित प्रावधानों को अपने में प्रावधानित ये करती है। इसके बाद सेक्शन 24, क्योंकि अगर दंड दिया जाए और दंड भुगता ना जाए और उस दंड भुगते न जाने के कारण आपको कुछ अतिरिक्त दंड न दिया जाए तो दंड की प्रभावकारिता ही खत्म हो जाएगी। और दंड की प्रभावकारिता अगर खत्म होगी तो दंड का जो सुधारक प्रभाव है वही खत्म हो जाएगा। तो आपने जो कुछ किया उसके लिए तो आपको दंड मिलेगा ही, लेकिन अगर दंडादेश का पूर्णतः पालन ये आपने नहीं किया तो भी आप दंडित होंगे, और होना भी चाहिए, ये लॉजिक की बात है।
क्योंकि दंडादेश आपकी मर्जी पर नहीं होगा। दंडादेश ये उस व्यक्ति की मर्जी पर हो भी नहीं सकता जिस व्यक्ति के विरुद्ध दंडादेश पारित किया जा रहा है। इसलिए दंडादेश पाए हुए व्यक्ति को यह स्वतंत्रता नहीं हो सकती है कि वह दंडादेश का जिस सीमा तक पालन करना चाहे उस सीमा तक पालन कर ले, और जिस सीमा तक पालन न करना चाहे उस सीमा तक पालन न करे। यह सुविधा दंडाधिष्ट को नहीं हो सकती और नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दंड अपराधी की मर्जी पर नहीं मिलेगा और अपराधी को संपूर्ण दंडादेश का पालन करना होगा। और हमने आपसे कहा था कि जब हम लोग बीएनएस में पढ़ेंगे दंडों के प्रकार, तो दंडों के प्रकारों में हम देखेंगे कि कारावास भी एक दंडादेश है, आजीवन कारावास यह भी दंडादेश है, मृत्युदंड यह भी दंडादेश है, संपत्ति का समर्पण यह भी दंडादेश है, जुर्माना यह भी दंडादेश है, और अब सामुदायिक सेवा यह भी दंडादेश है। दंडों के अनेक प्रकार हैं और ये भारतीय न्याय संहिता और पूर्व में आईपीसी वो तय करेगी कि उसके द्वारा जिस कृत्यालोप को अपराध घोषित किया गया है उस कृत्यालोप को करने पर आपको जो दंड दिया जाएगा वो किस भांति का होगा, ये बीएनएस या आईपीसी ये तय करेगी, आप नहीं तय करेंगे। इट कैन नॉट बी यू। आप तो विचारित हो रहे हैं, आप किस प्रकार तय कर लेंगे। दंड शास्त्र का एक सिद्धांत है कि दंड आपकी मर्जी पर नहीं होगा, क्योंकि दंड फंडामेंटली मूल रूप से दंड एक ऐसी स्थिति का नाम है जो आपके मन के अनुरूप नहीं है। ये दंड का फंडामेंटल कैरेक्टर है। हमने सुबह भी कहा कि किसी भी चीज का फंडामेंटल कैरेक्टर उस कैरेक्टर को कहा जाता है जिस कैरेक्टर के बिना वो चीज नहीं हो सकती। तो दंड एक ऐसी स्थिति का नाम है जो स्थिति आपकी मर्जी के अनुरूप नहीं है। तो अगर जिस दंड से आपको दंडित किया गया, ये जिन दंडों से आपको दंडित किया गया, उनमें से कुछ को भुगतने की सुविधा और कुछ को न भुगतने की सुविधा आपको मिल जाए, तो प्रकारांतर से बात यह आ गई कि आप अपनी मर्जी से दंड का चुनाव कर रहे हैं और जो दंड की जो फंडामेंटल ठीक है कैरेक्टर है उसी के खिलाफ बात होगी, फिर तो दंड आपकी मर्जी पर हो गया। और जबकि दंड का फंडामेंटल क्या है, वो आपकी मर्जी के खिलाफ होगा। तो जरूरी यह हो जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप है कि उसने भारतीय न्याय संहिता या आईपीसी इसमें वर्णित कृत्यालोप किया है और इस कारण विचारण के उपरांत वो विचारण जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या सीआरपीसी के प्रावधानों के मुताबिक चलाया जाएगा, उसके मुताबिक यदि उसे वहां वर्णित दंड या दंडों में से अनेक दंड ये दिए गए हैं तो उसे संपूर्ण दंडादेश भुगतना होगा। इसके अलावा चारा कोई नहीं हो सकता। हमने आपसे कहा था प्रक्रिया विधि उस विधि को कहते हैं जो वास्तव में विधि का शासन इसे सुनिश्चित करती है, इसे यथार्थ के धरातल पर उतारती है, ग्राउंड पर रूल ऑफ लॉ को ठीक है साकार करने का काम यह प्रक्रिया की विधि यही करती है। अगर प्रक्रिया विधि ना हो तो ग्राउंड पर कानून वो प्रभाव नहीं दिखा सकता जिस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कानून का अधिनियमन हुआ है। आईपीसी कहती रहे, भारतीय न्याय संहिता कहती रहे, जो हत्या करेगा
वो अमुक दंड से दंडित होगा। पहले तय तो हो उसने हत्या की, और वो तो कहता हमने नहीं की। ठीक है, तो जो कहता है इन्होंने हत्या की, उसे साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। तो साक्ष्य प्रक्रिया के अलावा किस ढंग से प्रस्तुत हो सकता है? आप साक्ष्य को जो प्रस्तुत करोगे तो प्रक्रिया के मुताबिक ही तो करोगे, और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो रही तब तक उसके विरुद्ध कोई अपराध साबित हुआ कहा ही नहीं जा सकता। तो लिखा रहे भारतीय न्याय संहिता, लिखा रहे आईपीसी में कि सब अमुक काम करने पर अमुक दंड मिलेगा, लेकिन अमुक काम करने पर अमुक दंड तभी मिलेगा जब प्रक्रिया विधि उसके लिए प्रक्रिया अधिनियमित कर रही हो। यानी दंड कितना मिलेगा, दंड का विस्तार कितना होगा, दंड का मापमान क्या होगा, ये तो जो विधि तय करेगी वो बीएनएस और आईपीसी है। इसीलिए उन्हें सबस्टेंटिव लॉ, सारभूत विधि कहते हैं, क्योंकि वे अधिकार और कर्तव्य, दायित्व आदि का मापमान तय करती हैं। इसलिए उन्हें सारभूत विधि, और उनके द्वारा जो अधिकार कर्तव्य दायित्व उत्पन्न किया गया है उसको यथार्थ में जिस विधि के मुताबिक संभव बनाया जाता है उसी को प्रक्रिया विधि ये कहा जाता है। तो ये प्रोसीजर है। अब बीएनएस या आईपीसी, इसमें अगर वर्णित कृत्य करने के कारण से वहां उन विधियों में वर्णित जो अनेक दंडों के प्रकार हैं उनमें से कुछ दंड आपको दिए गए, यानी जैसे कारावास और जुर्माना दोनों लगा दिया, या अब कारावास, जुर्माना, सामुदायिक सेवा तीनों लगा दिए। तो कारावास ये तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी मर्जी के विरुद्ध उठाएंगे, जेल भेज देंगे। लेकिन जहां तक जुर्माने का सवाल है वो तुमसे हमें लेना है, उसमें तुम्हारी मर्जी इन्वॉल्व हो रही है। सामुदायिक सेवा तुम्हें करनी है, और अगर तुम नहीं कर रहे हो, अगर तुम जुर्माना नहीं दे रहे हो तो हम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ठीक, कैसे भाई? कानून विधि के प्राधिकारियों को डकैती डालने की इजाजत ये तो देगा नहीं कि जबरदस्ती छीन लो। अगर नहीं दोगे तो उसके लिए भी प्रक्रिया ये बनाई जाएगी कि आपसे कैसे वसूला जाए जुर्माना। लेकिन अगर हमने आपसे जुर्माना वसूल भी लिया तो भी आपने अपनी मर्जी से कहां दिया? ठीक है ना? आपने दंडादेश का पालन पूर्णतः किया है, ये तो बात नहीं है। आपसे दंडादेश का पालन करवा लिया गया, ये बात है। तो तुम्हें सुधार कहां आया? तुम्हें दंडादेश का पालन करना चाहिए था, तुमने दंडादेश का पालन नहीं किया, लेकिन तुमसे करवा लिया गया। तो इसलिए, और दंडादेश का पालन आपको करना चाहिए था, अर्थात संपूर्ण दंडादेश का पालन करना चाहिए था। कारावास दिया गया था, वो भुगतते। जुर्माना लगाया गया था, आपको जुर्माना देना चाहिए था। कम्युनिटी सर्विस ये दंड मिला था, आपको कम्युनिटी सर्विस ये करनी चाहिए थी, और अपनी इच्छा से करनी चाहिए। आपने नहीं की, तो भले ही हमने आपसे जुर्माना वसूल लिया, उसकी वसूलने की प्रक्रिया है सीआरपीसी में 421 ही थी ना, पिछली सीआरपीसी में 421 ही थी ना, और नई बीएनएसएस इसमें भी दी जाएगी कि अगर आप अपनी इच्छा से जुर्माना नहीं देंगे तो कानून आपसे जुर्माना वसूल लेगा, और वसूलने का तरीका आपकी संपत्ति बेच देगा और जुर्माना वसूल लेंगे। और 421 का स्थानापन्न प्रावधान, ये बीएनएसएस इसमें भी आया होगा।
तो उसके मुताबिक जुर्माना तो वसूल लेंगे, लेकिन तुमने अपनी इच्छा से कहां दिया? हमने वसूल लिया, लेकिन आपने अपनी इच्छा से तो नहीं दिया। और जब आपने अपनी इच्छा से नहीं दिया तो संपूर्ण दंडादेश आपने भुगता है, ये तो नहीं कहा जा सकता। आपसे संपूर्ण दंडादेश भुगतवा लिया गया, यही कहा जाएगा। तो इसलिए अगर आपको जितना दंडादेश दिया गया उसमें से उतना जितना आपसे जबरदस्ती भुगतवाया जा सकता था, अर्थात कारावास, वो आपने भुगत लिया, लेकिन जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर दिया। व्यतिक्रम यानी आपने अपनी इच्छा से जुर्माना नहीं दिया। यद्यपि 421 की प्रक्रिया अपनाकर आपसे जुर्माना वसूल लिया गया, यह अलग बात है, लेकिन आपने जुर्माना अपनी इच्छा से नहीं दिया। तो ये जो आपने कृत्य किया है जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने का, ये डिफरेंट प्रकार का गलत काम है। इसका उस गलत काम से कोई मतलब नहीं। जो गलत काम करने के कारण आपको कारावास और जुर्माना दिया गया था, ये एक सेपरेट काम आ गया, ये एक डिफरेंट काम आ गया जो आपने कर दिया और जो कि गलत है। हालांकि जब हम लोग 421 पर सीआरपीसी में पिछली बार पहुंचे थे और इस बार बीएनएसएस में 421 के स्थानापन्न धारा उस पर पहुंचेंगे, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे कि वहां आगे ये लिखा है। पहले शायद धारा 430 थी, उसमें लिखा था, अब 430 की स्थानापन्न धारा होगी, उसमें ये लिखा है कि अगर जुर्माना लगाया गया है व्यक्ति पे और उसने जुर्माना देने में व्यतिक्रम ये भी किया है, और व्यतिक्रम करने के कारण स्टेट ने उससे जुर्माना वसूल लिया है, यानी धारा 421 की प्रक्रिया जो पिछली सीआरपीसी में दी गई थी और अब अन्य धाराओं में दी गई है, उस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जुर्माना वसूल लिया है, तो सामान्य नियम यह होगा कि व्यक्ति को जुर्माना अदा न करने के लिए जो कारावास दिया जा सकता था वो नहीं दिया जाएगा। सामान्य नियम यह होगा। लेकिन अगर जुर्माने में से पीड़ित को प्रतिकर देने का कोई आदेश हुआ है, जो नॉर्मली दंड न्यायालय करते हैं कि इतना जुर्माना, इतने में से इतने पैसे पीड़ित को दे दिए जाए, तो अगर पीड़ित को प्रतिकर देने के लिए कोई आदेश हुआ है तो जुर्माना भी वसूला जाएगा और फिर जेल भी आप जाएंगे। जेल जाएंगे मीनिंग देर भाई जुर्माना न देने के कारण आप कारावास में जाएंगे। लेकिन अगर प्रतिकर संबंधी आदेश नहीं है तो नॉर्मली एक बार जुर्माना वसूल लेने के बाद आपको जुर्माना न अदा करने के कारण जो जेल हो सकती थी, जो कारावास हो सकता था, वो नहीं दिया जाएगा नॉर्मली। लेकिन अगर न्यायालय कुछ विशेष कारण देखता है कि आपका व्यवहार इतना खराब है, तो फिर आपसे जुर्माना वसूल लिया गया, इस बात का कोई मूल्य नहीं होगा, और आपको जुर्माना न देने के लिए, जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम आपने किया, इसके लिए भी कारावासित होना होगा। अब जब इसके लिए भी कारावासित होना होगा तो फिर देखना यह पड़ेगा कि अगर न्यायालय ने यह निर्णय कर लिया कि यू आर ए पर्सन ऑफ सच ए कैटेगरी, आप उस श्रेणी के व्यक्ति हैं जिस श्रेणी के व्यक्ति से जुर्माना न देने की सूरत में जुर्माना वसूलना भी चाहिए, और जुर्माना वसूलने के बाद जुर्माना न देने के गलत काम के लिए जेल भी भेजा जाना चाहिए, तो फिर कितने अवधि के लिए आपको जेल भेजा जाए, यह सवाल खड़ा हो जाता है।
है ना, क्योंकि ये फिर ठीक नहीं लगेगा। हमने कहा ना, तुम बदतमीज हो सकते हो, दुनिया बदतमीज हो सकती है, लेकिन कानून बदतमीज नहीं हो सकता। कानून को रीजन ही होना पड़ेगा, कानून को युक्ति संगत ही होना होगा। कहते हैं एक आदर्श न्यायाधीश वो है, एक आदर्श वकील वो है ठीक है, जिससे किसी ने क्या कहा इससे लेना देना नहीं है, उसे उसको देखना चाहिए जिसका भाग्य वो न्याय निर्णित कर रहा है। इससे मतलब नहीं होता, ये ठीक बात नहीं होती है। तो कानून हमेशा रिदंड रहेगा। तो कानून ये सोचता है कि ठीक है कि आप पर कारावास और जुर्माना दोनों लगे थे, और जो कारावास और जुर्माना दोनों थे तो आपको जुर्माना और कारावास दोनों भुगतने चाहिए थे। कारावास भुगतने में आपकी कोई इच्छा हो नहीं सकती थी, वो आपने भुगत लिया, क्योंकि जुर्माना भुगतने में आपकी इच्छा हो सकती थी और आपने जुर्माना नहीं भुगता। तो आप एक ठीक आदमी नहीं है, ये सही है, लेकिन फिर भी जो आपने जुर्माना न भुगत कर गलत काम किया, ये काम उस काम के बराबर का गलत काम नहीं है जिसके कारण से आप पर कारावास से जुर्माने की कार्रवाई की गई थी। जो मूल दंडादेश पारित किया गया था, उस मूल दंडादेश के भाग के रूप में आपको जो कारावास मिला था, जुर्माना न देने की सूरत में जो कारावास आपको दिया जाए वो उस कारावास के बराबर नहीं होना चाहिए। न्याय की मांग यही है। तो एक बात तय हो जाती है, अभी ना हम आईपीसी की चर्चा कर रहे हैं, ना हम बीएनएसएस की कर रहे हैं, ना हम बीएनएस की कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहे हैं। आप युक्ति संगत ढंग से सोचें तो आपका मन कहेगा कि वो मूल काम जिसके लिए व्यक्ति को कारावास से दंडादेश किया गया था, उस मूल काम के लिए दिए गए कारावास का जो विस्तार था, वो 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, 5 साल हो, जो भी हो, तो जुर्माना न देने की सूरत में जो कारावास देना है, इसका विस्तार उस कारावास के विस्तार के बराबर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस काम के कारण कारावास और जुर्माना दोनों मिले थे और तब कारावास इतने साल का मिला था। अब केवल बात इतनी है कि उसने जुर्माना अपनी इच्छा से नहीं दिया, हमने वसूल लिया, अपनी इच्छा से नहीं दिया, इतनी ही सी तो बात है। तो सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं, ठीक है ना, उतनी नहीं जितनी काम को करने के लिए सजा मिली, उतनी नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल तय है। घरों में भी कहते हैं, हमने हमेशा कहा कि जिस ढंग से घर चलता है उसी ढंग से देश चलता है। घरों में भी ऐसा कहते हैं कि अरे मान लो ऐसी गलती हो भी गई तो भी क्या इतना मारोगे, ठीक है ना। यानी दंड का जो अनुपात है, दंड का जो विस्तार है और जो गलत काम है, इसके बीच कुछ अनुपात होना चाहिए, ठीक है ना। इसकी मांग सामान्य समाज के द्वारा घरों में भी की जाती है, तो इसका ध्यान कानून में भी रखा गया है। तो एक बात तय हो जाती है कि जुर्माना आपने अपनी इच्छा से नहीं दिया, इसलिए आपने एक पृथक गलत काम किया है जिसका कोई संबंध उस काम से नहीं है। जिस काम के कारण आप दंडाधिष्ट हुए थे उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी ये गलत काम है, इसलिए आपको दंडाधिष्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके दंडाधिष्ट किए जाने की व्यवस्था ये होनी चाहिए और वो की गई, लेकिन इस दंड की
जो सीमा और विस्तार है ये उतना नहीं होना चाहिए जितना मूल काम के लिए दिए गए कारावास का दंड, ठीक है, सीमा और विस्तार था। तो जब आप इस जगह पर सोचेंगे तो आपको यही दिखाई देगा, और जब ये दिखाई देगा तो प्रावधानों के तौर पर आईपीसी, बीएनएस और बीएनएसएस सब जगह इसके बारे में व्यवस्था की गई है। पहले आईपीसी चलती थी, धारा 63, 64, 65, 66, 67 ये धाराएं थी। धारा 63 कहती थी कि अगर किसी अपराध में जुर्माना और कारावास दोनों दंड के तौर पर वर्णित, ठीक है, तो कारावास इसका विस्तार ये तो बता देते प्रावधान, 10 साल का कारावास, 5 साल का कारावास, 7 साल कारावास। जुर्माना कितना लगाया जाएगा इस संबंध में धारा 63 कहती थी कि जुर्माने की रकम अमर्यादित हो सकेगी अगर वहां कोई मर्यादा नहीं लगाई गई, अगर कोई धनराशि की सीमा नहीं बताई गई कि साहब 20,000 रुपए जुर्माना, 50,000 रुपए जुर्माना, तो फिर अनलिमिटेड जितना चाहे। धारा 63 ये कहती थी, लेकिन धारा 63 ये स्वयं एक सीमा अधिरोपित करती थी आईपीसी में और कहती थी तब जुर्माने की रकम अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अब अत्यधिक कितनी समझे भाई, उसने कह दिया जुर्माने की रकम अमर्यादित होगी किंतु अत्यधिक नहीं होगी, तो अत्यधिक किसके सापेक्ष यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो जिसे पे करना है उसके सापेक्ष देखा जाएगा। अनलिमिटेड जुर्माना लग सकता है, अगर किसी बहुत पैसे वाले आदमी पर जुर्माना लगना है तो 1 करोड़ ये भी लग सकता है। अगर उस अपराध में जिसमें उसे दंडाधिष्ट किया जा रहा है जुर्माने की रकम सीमित नहीं की गई, कोई निश्चित जुर्माने की रकम नहीं बताई गई, तो 2 करोड़ ये भी लग सकता है। और उसी अपराध में एक रिक्शे वाले को 200 रुपए ये भी लग सकता है, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी जिसको पे करना है उसे दृष्टि में रखकर जुर्माने की रकम अत्यधिक है या नहीं इसका निर्णय किया जाएगा। ठीक है, ये 63 कहती थी। 64 कहती थी अगर आपने जुर्माने की रकम अदा नहीं की तो आपको कारावास मिलेगा, और वो कठोर और सादा दोनों हो सकेगा। ठीक है ना, यदि मूल कारावास जो आपको दिया गया था वो कठोर और सादा हो सकता था तो यहां भी कठोर और सादा दोनों मिलेंगे। 65 ये कहती थी कि इस जुर्माना न देने के परिणाम स्वरूप जो कारावास दिया जाएगा, ठीक है, ये कारावास नहीं, ये जो 64 में हमने बता दिया, ये 66 में था, ये 66 में था। और 64 ये कहती थी कि ये जो जुर्माना न देने पर कारावास होगा ये उस मूल दंडादेश के अतिरिक्त होगा। अतिरिक्त यानी वो मूल दंडादेश जैसे 5 साल, ठीक है, का दंडादेश आपको मिला 5,000 रुपए जुर्माना, तो 5 साल आप काटेंगे। 5,000 रुपए जुर्माना नहीं दिया, अब 5 साल के बाद जुर्माना न देने के लिए कारावास ये शुरू होगा, उसके अतिरिक्त होगा ये कहा। और अतिरिक्त क्यों होगा इसका हमने आपको जस्टिफाइड रीजन बताया, अतिरिक्त होना ही चाहिए। ठीक है भाई, आपने मूल गलत काम किया उसके लिए मिल गया, अब आप जुर्माना न दे कर यानी संपूर्ण का दंडादेश न भुगत कर एक गलत काम कर रहे हैं उसके लिए भी मिलेगा। तो सेक्शन 64 यही कहता था कि वो अतिरिक्त होगा, और सेक्शन 65 था, 65 था, वो ये बताता था कि जुर्माना न देने की सूरत में जो आपको कारावास मिलेगा उसका विस्तार कितना होगा, उसका एक्सटेंट कितना होगा। और कहता था कि मूल अपराध जो आपने किया जिसके कारण से जुर्माना और कारावास आपको मिला, उस मूल अपराध में जो अधिकतम प्रोवाइड है उस अधिकतम का 1/4 जो आपको मिला उसका 1/4 नहीं। जैसे
किसी अपराध में 10 साल अधिकतम सजा प्रोवाइड थी। आपको 5 साल सजा दी गई और 5,000 रुपए जुर्माना लगाया गया। अब आपने 5 साल सजा काट ली, 5,000 जुर्माना दिया ही नहीं, तो क्या होगा? धारा 64 के मुताबिक आपको अतिरिक्त कारावास काटना होगा। ठीक है ना, आपको अतिरिक्त कारावास ये भुगतना होगा। ये धारा 64 ये कह रही है कि आपको अतिरिक्त कारावास। अब अतिरिक्त कारावास कितने दिनों का होगा, ये सवाल खड़ा हुआ। तो 65 कहती है वो मूल अपराध जिसके लिए दंडाधिष्ठ हुए थे, वो मूल अपराध उसमें जितनी अधिकतम प्रोवाइड थी, तो 10 अधिकतम प्रोवाइड थी, उसका 1/4 यानी 2.5 वर्ष अधिकतम ये न्यायालय द्वारा न्याय निर्णीत किया जा सकता है। ठीक है ना, कितना अधिकतम? 2.5 वर्ष, 2.5 साल से ज्यादा नहीं, 1/4 अधिकतम का 1/4, लेकिन उसका नहीं 1/4 जो आपको मिला, जो अधिकतम मिल सकता था उसका 1/4। ये धारा 65 कहती थी। और धारा 66 ये कहती थी कि क्या होगा अगर मूल अपराध में आपको कठोर और सादा दोनों कारावास दिए जा सकते थे, ठीक है ना, मूल अपराध में, तो आपको जुर्माना न भुगतने के परिणाम स्वरूप जो कारावास मिलेगा वो भी कठोर और सादा दोनों हो सकेगा। 66 ये कहती थी। और 67 ये कहती थी कि अपराध अगर सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है, अगर सिर्फ जुर्माने से दंडनीय, तो क्या होगा? आपने अगर जुर्माना नहीं दिया तो जुर्माना अगर 50 रुपए का लगाया गया और वो आपने नहीं दिया तो कितना? 2 मास का कारावास ये दिया जाएगा आपको। और 51 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का जुर्माना अगर लगा और आपने नहीं दिया तो कितना? 4 माह का, उस दशा में जबकि अपराध सिर्फ जुर्माने से दंडनीय, कारावास नहीं दिया जा सकता। और अपराध अगर, ठीक है, सिर्फ जुर्माने से दंडनीय है और आपको 101 रुपए से लेकर अनंत जुर्माना आप पर लगा है और आपने नहीं दिया तो 6 महीने का कारावास। अब जुर्माने की रकमें भी बढ़ा दी गई हैं और शायद कारावास इतना ही रखा या बढ़ा दिया ये हमने देखा नहीं। ठीक है ना, तो आईपीसी में पहले सेक्शन 63, 64, 65, 66, 67 ये सारे सेक्शन मिलकर इस मामले को डील करते थे कि जुर्माना न देने की सूरत में आपको कितना कारावास दिया जाएगा। और सीआरपीसी में जो प्रोविजन था पहले वो धारा 30 थी। ठीक है, जो नवीन व्यवस्था आई है, इस नवीन व्यवस्था में 63, 64, 65, 66, 67 इसमें जो बातें कही वो उसके लिए धारा 8 आ गई। अब धारा 8 में ही सारा कुछ कह दिया। बीएनएस में धारा 8 हो सकता 9 भी शामिल हो, लेकिन 8 है, क्योंकि चूंकि बीएनएस अभी हमने ना आपको पढ़ाई ना देखी और सिर्फ सेक्शन ही परिवर्तित है, बाकी तो कुछ है नहीं। कुछ नई चीजें जुड़ गई जो पहले नहीं थी, बस इतना ही है। और जो पहले नहीं थी वो जुड़ी तो वो भी पहले केस लाज में थी, क्योंकि उन्हीं को ले आए अधिनियमित फॉर्म में। इसके अलावा कुछ है नहीं। हम लोगों ने एविडेंस में देखा है, पूरा एविडेंस एक्ट आपके सामने खत्म हुआ है। ठीक है, तो स्थिति क्या रहेगी? धारा 8 हो सकता 9 भी हो बीएनएस की, और सीआरपीसी में जो धारा 30 थी उसकी जगह आ गई 24। ठीक है, बिल्कुल वही बात यहां लिखी गई जो पहले धारा 30 में थी कि जुर्माना न देने की सूरत में जो कारावास वो कितना न्याय निर्णित किया जा सकता है। तो एक बात तो सबस्टेंटिव लॉ जो पहले आईपीसी थी और फिर बीएनएस आया, क्योंकि देखिए दंड की व्यवस्था हमेशा सबस्टेंटिव लॉ में होगी। हमने आपको कहा था 2 प्रकार की विधियां होती हैं, हमने शुरुआत में आपसे चर्चा की थी।
एक सारभूत विधि कहलाती है, सबस्टेंटिव लॉ जिसको कहते हैं। दूसरा प्रोसीजरल लॉ कहलाता है, जिसको प्रक्रिया विधि ये कहते हैं। सबस्टेंटिव लॉ वो लॉ है जो अधिकार, कर्तव्य, दायित्व इनको उत्पन्न करता है। दायित्व के अनेक प्रकार होते हैं। दायित्व दंडिक भी होता है, सजा, जुर्माना, सामुदायिक सेवा, संपत्ति का संरक्षण। दायित्व का मतलब यह हुआ जिसका पालन करने के लिए आप विवश हैं, जिसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, आपको करना ही होगा, बिकॉज इट इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, जहां दायित्व है और जहां अधिकार है, तो अधिकार की अनेक सूरतें हो सकती हैं। जो हम लोगों ने देखा था, अधिकार शक्ति की सूरत में हो सकता है, अधिकार विशेषाधिकार की सूरत में हो सकता है। तो विशेषाधिकार का हम प्रयोग करें न करें, शक्ति की सूरत का हम करें न करें, ठीक है ना। तो अधिकार के अनेकों प्रकार हो सकते हैं। दायित्व अधिकार में आपके पास चयन का विकल्प होता है, आप चाहे करो चाहे मत करो। दायित्व में आपके पास चयन का विकल्प नहीं होगा, ठीक है ना। तो अधिकार, दायित्व, योग्यता, आपको एलिजिबिलिटी, जो 18 साल का हो जाएगा वो वोट डालेगा। द लॉ इज गोइंग टू, ठीक है, गिव ए एलिजिबिलिटी। कानून योग्यता दे रहा है, निर्योग्यता, जो दिवालिया हो जाएगा वोट नहीं डालेगा। तो जो योग्यताएं उत्पन्न करे, निर्योग्यताएं उत्पन्न करे, दायित्व उत्पन्न करे, अधिकार उत्पन्न करे, कर्तव्य उत्पन्न करे, ऐसी विधियों को हम क्या बोलते हैं? सबस्टेंटिव लॉ। और सबस्टेंटिव लॉ जिन अधिकार, कर्तव्य, दायित्व आदि को उत्पन्न करेगी, उन्हें ग्राउंड रियलिटी के रूप में उत्पन्न करने के लिए जो प्रक्रिया विनियमित कर दे, उसी को प्रोसीजर कहते हैं। तो दो प्रकार की विधियों के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि अधिकार तय होना चाहिए, दायित्व तय होना चाहिए, और अधिकार और दायित्व उत्पन्न करने के लिए प्रक्रिया क्या होगी यह भी तय होनी चाहिए। इसलिए प्रत्येक न्यायालय को फंक्शन करने के लिए दो प्रकार के कानूनों की जरूरत है, एक सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजर। ये प्रोसीजर है और बीएनएस सबस्टेंटिव लॉ है, ठीक है। तो वहां सबस्टेंटिव लॉ में उन्होंने दंड का मापमान बता दिया। अधिकतम जो प्रोवाइड है उसका 1/4, अधिकतम प्रोवाइड का 1/4, सादा या कारा, ठीक है, कठोर मूल दंडादेश की प्रकृति के मुताबिक किसी भी प्रकार का, अतिरिक्त होगा, आप साथ नहीं भुगत सकते, यानी मूल दंडादेश जब खत्म हो जाएगा तब नया शुरू होगा, ठीक है। सारी बातें बता दी। अपराध केवल जुर्माने दंड नहीं, तब कितना दंड का विस्तार उन्हीं को तय करना चाहिए, बिकॉज दैट इज द सबस्टेंटिव लॉ। वो सबस्टेंटिव लॉ है, वहां ये होना ही चाहिए, क्योंकि सबस्टेंटिव लॉ का काम है दंड का विस्तार तय करना। वो करेंगे, और नहीं कर रहे तो सबस्टेंटिव लॉ में कमी है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी के तौर पर सबस्टेंटिव लॉ की बात को उतारने के लिए प्रक्रिया, इसमें भी तो प्रोविजन होना चाहिए। तो पहले सीआरपीसी धारा 30 में था, अब 24 में आ गया। कितना दे सकते हैं जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर? 1/4। अब एक समस्या और रह गई, उस पर और बात कर लें। हम लोगों ने दंड न्यायालय की शक्ति देखी। जहां तक सेशन का और हाईकोर्ट का सवाल है, वे तो विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश दे देंगे, बस सेशन न्यायालय की शक्ति इस रूप में थोड़ी प्रतिबंधित है कि यदि मृत्युदंड देते हैं तो उच्च न्यायालय से पुष्टि ये करानी होगी, ठीक है। जुर्माना आदि के संबंध में वे भी पूरी तरह सामर्थ्यवान है। जहां तक सीजीएम एसीजीएम का प्रश्न था, हम लोगों ने देखा 7 वर्ष और जुर्माना अनलिमिटेड, ठीक है। 7 वर्ष से ऊपर मामला है, ठीक है, तो नहीं, 7 वर्ष से नीचे विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश, यानी सामुदायिक सेवा आदि भी कर सकते हैं। जहां तक जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास का मामला है, 3 साल। अब मानिए किसी मामले में आजीवन कारावास प्रोवाइड है, हमने कल भी चर्चा की थी,
कि ऐसे अनेकों मामले हैं जिनमें आजीवन कारावास एक दंड के रूप में प्रावधानित है, उसमें आजीवन कारावास मिल सकता है, लेकिन उसका विचारण न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा किया जा सकता है। हमने आपसे कहा था विचारण करना अलग बात है और दंड देना अलग बात है। विचारण के लिए मैच्योरिटी नहीं चाहिए, विचारण के लिए जो आप में चाहिए वो इम्पार्शियलनेस है। प्रक्रिया तो हम बता रहे हैं ना आपको, ऐसे ऐसे करना है, वैसे वैसे करो, लेकिन दंड कितना दें ये मैच्योरिटी का सवाल है। हमने आपसे कल उदाहरण भी दिए थे कि घर में भी आपकी शिकायत ठीक मान लिया, आप शिकायत कर रहे हैं, सही है, उसकी जांच की गई, सही है, लेकिन घर वाले पूछते तुमने खुद कैसे मारा ये बताओ, क्योंकि आप उतने मैच्योर नहीं है। दंड कितना देना चाहिए था ये मैच्योर आदमी यही तय करेगा, इसलिए दंड देने की अधिकारिता इस पर रोक है। विचारण मजिस्ट्रेट का न्यायालय उन सारे अपराधों का कर लेगा जो मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा विचारणीय है, और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट वो भी है तो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। हम लोग देखा था क्या लिखा था, उच्च न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इनमें से एक व्यक्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा, तो अल्टीमेटली ही इज आल्सो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। लेकिन उसकी दंड देने की अधिकारिता 7 साल, क्यों? मैच्योर आदमी है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विचारण वो भी उन मामलों का कर लेगा जो सीजेएम द्वारा विचारित होंगे, लेकिन जहां तक दंड का सवाल है वहां तक दंड नहीं दे पाएगा उतना। दंड तो सीमित देंगे, ये 3 ही साल दे सकते, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास वो तो 1 ही साल, और सामुदायिक सेवा तो आप कर ही सकते हैं। जुर्माना भी बताया कितना कितना लगा सकते। तो एक बात कही उन्होंने, ये ठीक है कि अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम हुआ तो मूल अपराध में जितना दंड प्रोवाइड है उसका 1/4 ये न्यायालय द्वारा दिया जा सकेगा। लेकिन मानिए 467 जो पहले आईपीसी में था, कूट रचना, बीएनएस उसमें भी कूट रचना अपराध है, और 467 भी किसी अन्य धारा द्वारा सबस्टिट्यूट ये कर दिया गया, लेकिन अपराध अभी भी है। वो अगर आपने किया है तो अधिकतम आपको कितना मिल सकता है? आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास। और जो सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची है जिसमें यह लिखा है कौन सा अपराध किसके द्वारा विचारण नहीं होगा, वो जब आप देखेंगे तो 467 जो पिछला है उसका विचारण कौन कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब सीजेएम भी कर लें तो 7 ही साल दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करे तो 3 ही साल दे सकता है। ठीक है, विचारण करना अलग बात है, दंड देना अलग बात है। अब मानिए इन्होंने 3 साल सजा दी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में, 467 में वर्णित अपराध का विचारण किया है, अधिकतम जो सजा ये दे सकते हैं 3 साल, उतनी दे दी, और जुर्माना लगा दिया 20,000, वो तो जुर्माना नहीं दिया। अब जो अधिकतम प्रोवाइड है आजीवन कारावास, उसका 1/4 ये जुर्माना न देने पर सजा के तौर पर मिल सकता है। अब पहली समस्या तो यह आ गई कि आजीवन कारावास इसका 1/4 निकालें कैसे, क्योंकि सबका जीवन क्या पता किसका 1 साल का बचा, 1 मिनट का, हमें क्या मालूम मेरा जीवन कितना है। तो आजीवन कारावास का 1/4 कैसे निकले, एक समस्या। और दूसरी समस्या, चलो किसी तरीके से हम आजीवन कारावास का 1/4 निकाल भी लें, अब जितना निकल के आया वो बैठ रहा है 3 साल से ज्यादा, यानी मूल अपराध के लिए तो 3 साल दे सकते हैं, और जुर्माना न देने पर व्यतिक्रम के लिए ये 1/4
आजीवन कारावास का 1/4 अगर करें और वो 3 से ऊपर बैठ रहा है तो वो दे दे। ये बात ही अपने में गलत लग रही है, ये बात ही बेवकूफी की लग रही है। यानी विधायिका इन्हें मूल अपराध के लिए जो दंड देने की ताकत दे रही, वो 3 साल, वो इन्हें इस हैसियत का नहीं मान रही। विधायिका जिसके द्वारा दी गई ताकत के आधार पर ये विचारण कर रहे हैं, जिसके द्वारा दी गई ताकत के आधार पर ये दंडादेश कर रहे हैं, वो विधायिका इन्हें मूल काम के लिए 3 साल से ज्यादा दंड देने लायक नहीं मानती। ठीक है, और जुर्माना ये वो अगर न दे और जो अधिकतम प्रोवाइड है उसका 1/4 करने पर जो सजा आ रही है वो 3 साल से यदि ऊपर हो जाए और इन्हें देने की अनुमति दे दी जाए, तो यार ये तो कतई बेवकूफी की बात हो गई कि मूल अपराध में तो 3 साल से ऊपर नहीं दे सकते और जुर्माना न देने पे व्यतिक्रम करने के लिए ये 3 से ऊपर दे दें। तो इसीलिए एक प्रतिबंध लगाया, पहले धारा 30 में भी और अब भी, जहां भी उन्होंने प्रतिबंध में ये कहा कि ठीक है, अगर जुर्माना देने में व्यतिक्रम हुआ तो न्यायालय जो मूल अपराध में प्रोवाइड है उसका 1/4 दे सकता है, किंतु किसी भी दशा में यह न्यायालय की जो मूल सजा देने की ताकत है उससे अधिक नहीं होगा। यदि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास विचारण कर रहा है 467 के अपराध का, तो आजीवन कारावास अधिकतम प्रोवाइड है, आजीवन कारावास का 1/4 कैसे निकालेंगे? आजीवन कारावास का 1/4 निकालने के लिए पहले आईपीसी में धारा 57 थी, अब भी बीएनएस में होगी कोई ना कोई धारा, उसमें यह कहा था कि यदि कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए कि आजीवन कारावास को वर्षों में गिनना पड़े तो ऐसे मान लेंगे, मानो ये 20 वर्ष का कारावास है, ठीक है, ऐसे मान लेंगे। और इसी लाइन के कारण समाज में एक चर्चा चलने लगती है कि वो तो 20 ही साल का होता है आजीवन कारावास। नहीं, आजीवन का मतलब टिल डेथ, लेकिन जहां आजीवन कारावास की गणना वर्षों में करनी पड़े, जैसे यहां करनी पड़ रही है, क्योंकि आजीवन कारावास का 1/4 देना है, क्योंकि तुमने जुर्माना देने में व्यतिक्रम कर दिया है, तो हम ऐसे मान लेंगे मानो वो 20 वर्ष का कारावास है और 1/4 कितना हो गया? 5 साल। तो अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लगाना चाहे तो 5 साल नहीं लगा पाएगा, अधिकतम उतना जितना वो लगा सकता है। हाँ, सीजेएम चूंकि 7 साल लगा सकते हैं तो वो 5 साल भी दे सकते हैं। उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय, उनके ऊपर तो कोई ताकत प्रतिबंध ही नहीं है, वो चाहे जितना कर सकते हैं। लेकिन ये किसी भी दशा में हर न्यायालय पर, और यहां न्यायालय शब्द का प्रयोग किया है, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे मजिस्ट्रेट, सब न्यायालय शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? तो अब देखें धारा 24 को क्या कहता है। कहता जुर्माना न देने पर, जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। अच्छा, ये सीधे उन्होंने मजिस्ट्रेट के लिए कहा, किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित करता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। हाईकोर्ट और न्यायालय शब्द का उपयोग नहीं है, मजिस्ट्रेट का न्यायालय शब्द का सीधे उपयोग किया है। ये बात इसी अकॉर्डिंगली अमेंड कर लेंगे, क्योंकि सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय की बात करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उनकी तो दंड देने की शक्ति अप्रतिबंधित है। ठीक है ना? इसलिए उनके संबंध में इस प्रकार का प्रोविजन बनाने की जरूरत यह ही नहीं, इसीलिए बनाया नहीं। मजिस्ट्रेट के संबंध में क्योंकि उनकी शक्ति प्रतिबंधित है कारावास देने की, उनकी 7 साल, इनकी 3 साल, और जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो 1/4 आया वो 7 से ऊपर जा रहा है या 3 से ऊपर जा रहा है, तो विसंगति पैदा होगी कि मूल अपराध के लिए उससे ज्यादा दे नहीं सकते, लेकिन जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर ये उससे ज्यादा दे दें 7 और 3 से, तो ये ठीक नहीं लगेगा। इसलिए मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संबंध में ये बात कही जानी ठीक है, तो मजिस्ट्रेट के न्यायालय के संबंध में ही कही जा रही है। कह रहा है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। ठीक है?
अब विधि द्वारा कितनी प्राधिकृत है ये बताएगी आईपीसी, ये बताएगी बीएनएस, क्योंकि सबस्टेंटिव लॉ वही है, ठीक है ना। कितनी प्रोवाइड है, क्या कह रहा है, वो कहता है किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास अधिनिर्णित कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। विधि द्वारा कितनी अवधि का प्राधिकृत है ये कौन सी विधि बताएगी, जो सबस्टेंटिव लॉ है। सजा तो वही बताएंगे भाई, मूल अपराध के लिए भी सजा उन्होंने बताई, हत्या करोगे तो ये मिलेगा, तो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कितना मिलेगा ये भी तो वही बताएंगे। और हमने आपको बताया पहले 65 बता रही थी और अब 8 बता रही है, ठीक है ना। कितनी अवधि ये तो वही बताएंगे, और जब उसे पढ़ेंगे तो 1/4 है, ठीक है। आप देख लें धारा 8, जुर्माने की रकम, जुर्माना देने में व्यतिक्रम, कहता है जहां राशि अभिव्यक्त नहीं की गई है कि कितना जुर्माना हो सकेगा, वहां अपराधी जो जुर्माने का दायित्व व सीमित है किंतु अत्यधिक नहीं। ये 63 में लिखा था पहले, ठीक है, पहले ये 63 में लिखा था। किसी अपराध के प्रत्येक मामले में जो कारावास के साथ जुर्माने से दंडी, जिसमें अपराधी कारावास सहित या रहित जुर्माने से दंडाधिष्ट हुआ, जो कारावास या जुर्माने या केवल जुर्माने से दंडाधिष्ट है, जिसमें अपराधी जुर्माने दंडाधिष्ट हुआ, वह न्यायालय जो ऐसे अपराधी को दंडाधिष्ट करेगा सक्षम होगा कि दंडादेश द्वारा निर्देश दे कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में अपराधी किसी अमुक अवधि के लिए कारावास भोगेगा, जो कारावास उस अन्य कारावास के अतिरिक्त होगा। ये पहले 64 में लिखा था, ये पहले 64 में था। यदि अपराध कारावास और जुर्माना दोनों से दंडनीय है तो वह अवधि जिसके लिए जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा के लिए न्यायालय अपराधी को कारावासित करने का निर्देश दे, कारावास की उस अवधि की 1/4 से अधिक नहीं होगी। ये 8(3) में आ गया, और ये पहले किसमें था, 65 में, ठीक है, पहले धारा 65 में था। तो अवधि कितनी होगी ये तो सबस्टेंटिव लॉ ही बताएगा, तो बता दिया उसने। हाँ, बस इतना कहा, परंतु वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। धारा 23 में जो शक्ति मजिस्ट्रेट को मिली वो कितनी मिली, 3 साल और 7 साल, कितनी मिली। यानी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दंडादेश जो जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर पारित हो सकता है, पारित किया जाएगा, मजिस्ट्रेट देने में सक्षम होगा, दे देगा, ठीक है। विधि द्वारा प्राधिकृत दंडादेश कौन सा होगा, वो बीएनएस से निकालेंगे। लेकिन किसी भी दशा में अगर वो 3 या 7 से ऊपर आ गया तो 3 या 7 से ऊपर नहीं दे सकेंगे, क्योंकि सेम सेक्शन में खंड का में लिखा है कि परंतु वह अवधि धारा 23 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी। और जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है, वहां वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड देने के तौर पर देने के लिए सक्षम है। यानी जैसे जुर्माना और कारावास दोनों से दंडाधिष्ट किया जा सकता है, दोनों से, ठीक है। न्यायालय ने खाली जुर्माने से किया, कारावास से किया ही नहीं, खाली जुर्माने से ये दंडाधिष्ट किया, ठीक है। तो आपका ऊपर वाला अब खाली मूल अपराध के लिए उसे कारावास का दंडादेश नहीं मिला, जुर्माना लगाया गया और वो उसने नहीं दिया, अब उसे कारावास देना है, ठीक है ना। तो मूल में जितना प्रोवाइड है उसका 1/4, लेकिन का खंड लागू होगा, ठीक है, खंड का लागू होगा। और हम ये कहेंगे कि मजिस्ट्रेट की जो ताकत है उससे ज्यादा नहीं है, 3 और 7 से ऊपर नहीं, ठीक। अगर अपराध में जुर्माना और कारावास दोनों प्रोवाइड तो दोनों दिए हैं न्यायालय ने, ये भी हो सकता है दोनों प्रोवाइड थे, दोनों दिए भी हैं, ठीक है ना। तो भी तब फिर बताने की जरूरत है कि जो कारावास दिया गया है उसका 1/4 नहीं, मूल अपराध में जो प्रोवाइड है उसका 1/4 न्याय निर्णित किया जाएगा। लेकिन किसी भी दशा में वो मजिस्ट्रेट की दंड देने की शक्ति से अधिक नहीं होगा, ठीक है। वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है, ठीक है ना। कहता है वह उस कारावास की अवधि के 1/4 से अधिक न होगी जिसको मजिस्ट्रेट उस अपराध के लिए
यानी जो अपराध के लिए, ठीक है, देने के लिए सक्षम है मजिस्ट्रेट, हाँ ठीक है, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर दंड के तौर पर देने के लिए सक्षम है, उस अपराध की 1/4 वही मूल अपराध में जो प्रोवाइड है उसका, यानी काखंड तब लागू, काखंड उस दशा में लागू जब जुर्माना और कारावास दोनों दिए जा सकते थे, लेकिन केवल जुर्माना लगाया गया, ठीक है, और खाखंड तब लागू होगा जब जुर्माना और कारावास दोनों दिए जा सकते थे और दोनों दिए गए, ठीक है, तब खाखंड, ठीक है ना, ये रहेगा। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, ठीक है ना। इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, यानी वहां 3 साल दिया, ठीक है, हम 3 साल दे सकते, 3 साल दिया। अब जुर्माना तुमने नहीं दिया, 3 साल की सीमा के अंतर्गत रहते हुए, 3 साल और 1/4 दोनों सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हमने 1 साल का तुम्हें और दे दिया। अब तुम कहो नहीं, तुम तो खाली 3 ही साल दे सकते थे, 4 साल तो तुमने, ये तो तुमने 4 साल दे दिया, तो ये नहीं। इसके लिए 24 सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा के अधीन अधिनिर्णित कारावास उस मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23 के अधीन अधिनिर्णित की जा सकने वाली अधिकतम अवधि के कारावास के मुख्य दंडादेश के अतिरिक्त हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो यह सवाल उठना शुरू हो जाएगा ना कि भाई तुम तो 3 ही दे सकते थे और 3 तुमने दे दिया, अब हमने जुर्माना नहीं दिया, तो जुर्माना न देने पर तुम हमें जो मुख्य में प्रोवाइड है उसका 1/4 और दे सकते हो, लेकिन अगर मुख्य में जो प्रोवाइड है उसका 1/4 3 साल से ज्यादा हो गया तो नहीं दोगे, यानी 3 साल तक ही दे पाओगे, 3 साल से ज्यादा हो गया तो नहीं दोगे से अभिप्रेत ये नहीं कि तब तुम नहीं दोगे, तब तुम 3 साल से ज्यादा नहीं दोगे, 3 साल तक दोगे। अब आपने इस बात के अधीन रहते हुए 1 साल की सजा और दे दी, ठीक है, कि भाई तुमने जुर्माना नहीं दिया, 1 साल और, क्योंकि मूल अपराध में इतना प्रोवाइड है, उसका 1/4 कितना बनता है, उसमें से 1 साल हम तुम्हें और दे रहे हैं। अब तुम सवाल उठाओगे तुम तो 3 ही दे सकते थे, ये तो 3 + 1 4 हो गई, तो नहीं, वो मुख्य कारावास के अतिरिक्त है, और जब मुख्य कारावास के अतिरिक्त है तो फिर उसकी 3 साल देने की ताकत है, तो 3 + 1 4 जरूर हो गया, लेकिन इस मजिस्ट्रेट की धारा 23 के अधीन दंड देने की शक्ति ये प्रभावित नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 24 है, ये अपने में टेक्निकल है, इसको समझने में थोड़ी दिमाग लगता है, इसको समझने में कठिनाई भी होती है, और इस पर सवाल भी जरूर आता है, इस पर निश्चित तौर पर प्रश्न आता है। आप कभी भी प्री के पेपर उठा के देख लेना, खूब पूछते हैं कि मुख्य मजिस्ट्रेट का न्यायालय विचारण कर रहा था, मामले में जुर्माना और कारावास दोनों प्रोवाइड थे, दोनों दिए, मुख्य कारावास इतने का दिया, अधिकतम इतना प्रोवाइड है, जुर्माना उतना दिया नहीं, अब मजिस्ट्रेट कितने का दंडादेश दे सकता है। कई बार 1/4, 1/6, हाफ ऐसे बनाते हैं विकल्प, और कई बार 1/4 काउंट कर लेंगे, वो 1/4 काउंट कर लेंगे और महीने लिख देंगे कि इतने महीने का, इतने महीने का, इतने साल का, इतने साल का, ऐसे भी पूछते हैं, लेकिन पूछते इस सेक्शन पर खूब है 24 पे, और आप खूब धड़ाधड़ गलत करते हैं, धड़ाधड़, और गलत होने की संभावना होती है इसलिए पूछते हैं, और इसको जोड़कर देखना होता है आईपीसी में, और अब बीएनएस की धारा 8 में, इसे जोड़कर देखना पड़ेगा। और अगला सेक्शन ये भी टेक्निकल है 25, ये भी खूब टेक्निकल है, ठीक है, और इसमें भी खूब दिमाग लगता है, और कैसे कैसे दंडादेश होंगे
ये 25 भी एक सेक्शन अकेला 25 बताएंगे, कल बात करेंगे हम लोग, देखेंगे।